हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें से कुछ लाइफ प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, डाइजेशन आपने पढ़ा है, इसी के साथ आपने रेस्पिरेशन की भी बात कर ली है। तो आपने कुछ लाइफ प्रोसेसेस देख ली हैं। जैसे कि अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें, लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं, ठीक है, इनके अंतर्गत हम किन किन प्रोसेस को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें आपने बहुत सारे प्रोसेस देखे थे। आपने कहा कि वो सारे प्रोसेस जो जीवन होने का प्रमाण हमें देती हैं, वो सारी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है। क्या कैरेक्टर होते हैं लाइफ प्रोसेसेस के, वो हमने देखे थे। लाइव प्रोसेसेस के क्या क्या एग्जाम्पल है, ये हमने यहाँ पर देखे थे, ठीक है, जो हम सभी जानते हैं। हमने कहा जो भी जितनी भी आपको प्रोसेस दिखाई दे रही है, सारे क्या है, लिविंग के कैरेक्टर हैं। अगर इनमें से कोई एक भी जो प्रोसेस है वो किसी में पाई जा रही है, जैसे कि आपने कहा, या नहीं पाई जा रही, जैसे कि हमने कहा कि अगर हम किसी नॉन लिविंग की बात करें, क्या उसमें न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो पाई जाएगी, या फिर क्या उसमें रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, या फिर उसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज हो रही है, तो हम कहते हैं कि अगर ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं पाई जा रही है, या फिर उसमें रेस्पिरेशन या डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रोसेस हो रही है, अगर हो रही है तो वो क्या है, लिविंग है। नहीं हो रही है तो नॉन लिविंग है। आपने कहा ये वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक लिविंग के कैरेक्टर होते हैं। अब ये तो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम कहें कि बेसिक से क्या कौन कौन से प्रोसेस हमने पढ़ी थी, हमने कहा था एक तो सबसे पहले न्यूट्रिशन आता है, सेकंड रिप्रोडक्शन आता है। ये क्या आती है, बेसिक सी जो प्रोसेस होती है उनमें इंक्लूड होता है कि न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन जीवित रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने न्यूट्रिशन के बारे में बात की है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में पहले प्रकार है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल आते हैं आपके पास फोटोसिंथेसिस, उसमें आपने अलग अलग प्रोसेस को देखा था। कुछ मेन इवेंट्स थे वो हमने इसमें बात की थी। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने बात की थी यहाँ पर परपोषी पोषण के बारे में, जिसमें अलग अलग प्रकार के पोषण आपने देखे और उनके एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की। अब हम एक चीज जो हमारे पास आ रही थी, परपोषी पोषण में एक एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा था, डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्यों में पाचन। इसको हमने क्या किया था, डिटेल में देखा था। जो पाचन है, सबसे पहले तो पाचन तंत्र को हमने देखा था। उसके बाद हमने कहा कुछ ग्लैंड्स भी आती हैं पाचन तंत्र में जो इंक्लूड होती हैं, किस प्रकार से होती है, अलग अलग हमने पार्ट्स में देखा था। कैसे देखा था, सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, ये पूरा एक फ्लो चार्ट है। जब हमने पूरा डाइजेशन पढ़ लिया था तो इस फ्लो चार्ट को हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की, और माउथ में सबसे पहले हमने टीथ की बात की है। टीथ क्या होता है, टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके साथ ही हमने बात की थी डेंटल फॉर्मूला की, जिसमें आपने कहा था कि मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला होगा वो अलग आता है, परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला है वो अलग आपके पास आता है, ठीक है। लेकिन हमने बात की थी सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, कि सलाइवा जो निकल रहा है वो सलाइवरी ग्लैंड है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की हमने बात की थी। सलाइवा का ये कंपोजिशन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ टीथ हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी किसके, टंग के बारे में, यानी कि जीभ के बारे में। जीभ के एक मांसल अंग है, जीभ के क्या कार्य होते हैं। जीभ में आपने स्वाद कलिकाएं देखी थी, और आपने कहा था कि अलग अलग प्रकार की इनमें क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा हमने कुछ यहाँ पे और चीजें देखी थी, जैसे कि हमने कहा था फिलीफॉर्म, सर्कमवैलेट, इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमने देखे थे, और हमने इनके फंक्शन के बारे में भी यहाँ पर क्या की थी, बातें की थी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इसोफेगस या भोजन नली आप इसे कहिए। इसका जो फंक्शन होता है सिर्फ इतना है कि भोजन को आपके मुख से आपके स्टमक तक पहुंचाना है। पेरिस्टालिसिस एक मूवमेंट होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि क्या होता है इसमें। अब जो भोजन है वो स्टमक में आ गया है। स्टमक से रिलेटेड आपने यहाँ पर अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में बात की है। अलग अलग ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारे पास कुछ डिफरेंट ग्लैंड्स आ जाती हैं, ठीक है। और ये ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में हमने बात की है। अब ये आपको बता रखा है कि कैसे यहाँ पर प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको बताया जा रहा है लिवर के बारे में और लिवर के सिक्रीशन के बारे में। आप देख रहे हैं कि लिवर से कुछ सिक्रीट हो रहा है जिसे आप बाइल कहते हैं। स्टोर कहाँ पर हो रहा है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब आपने कहा कि गॉल ब्लैडर से जो एक पाइप जैसा निकल रहा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, आप उसे हिपैटिक डक्ट कहते हैं। हिपैटिक डक्ट क्या करती है, बाइल को लेकर के कहाँ से, गॉल ब्लैडर से कहाँ पहुंचेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी। गॉल ब्लैडर स्टोरेज के लिए, सिर्फ सिक्रीशन आपके लिवर से होगा, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पर लिवर और
यहाँ पर जो पैनक्रियाज होता है उसका भी सिक्रीशन निकल रहा है। जैसे आप पैनक्रियाज को देख रहे हैं, पैनक्रियाज का सिक्रीशन भी कहाँ आया, आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो कॉमन डक्ट है, ये हिपैटिक डक्ट है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। इस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट इसे कहते हैं। दोनों अपने सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपने बात की। आपने कहा एक तो जो पाचक रस हैं वो लिवर और पैनक्रियास से आ रहे हैं, एक जो इंटेस्टाइनल जो सिक्रेशन होगा उससे भी क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा। और आप देखते हैं कि छोटी आंत में जो पाचन की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर अब एब्जॉर्प्शन होगा, जो पाचित भोजन है, डाइजेस्टेड फूड है, अब उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जिसमें आपने विलाय माइक्रोविलाय के बारे में भी बात की है। कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हमने बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है कुछ अमाउंट में वाटर और जो सॉल्ट होता है उसका री एब्जॉर्प्शन होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो एक्सक्रीशन में होता है। ये हमने बात की है पूरे डाइजेशन की। दो बहुत अच्छे डायग्राम आपके पास आते हैं जो आपको बताते हैं डाइजेशन कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से हो रखा है। तो आपको क्या करना है, तो इसी प्रकार से नोट्स भी बनाने हैं जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम को डिस्कस किया है। ठीक है, ये तो है एक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस आपने पढ़ ली, फोटोसिंथेसिस हो गया, जो कि ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल है। पाचन आपने पढ़ लिया है, जो परपोषी प्रकार का पोषण है। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो प्रोसेस आती है वो है रेस्पिरेशन। आपने कहा रेस्पिरेशन क्या होता है, जब आप आपने कहा जो रेस्पिरेशन होते हैं, जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो तो इस रिदमिक प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों रेस्पिरेशन हो रहा है, इसका रीजन हमने कहा था, जो पाचित भोजन है जो हमारी सेल्स में आ गया है, हमारे ब्लड के द्वारा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया गया है, वो किस फॉर्म में आया है, आपने कहा ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज से ऊर्जा तब मिलेगी जब ऑक्सीजन वहां पर क्या होगी, ऐड होगी ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी, तब हमें यहाँ पे एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलती है। अब ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सांस लेनी पड़ेगी। रेस्पिरेशन की प्रोसेस वहां पर होगी। रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, आपने अलग अलग देखा। आपने कहा था एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को आपने समझा, फिर आपने इंटरनल रेस्पिरेशन को समझा, फिर हमने सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की है। तो आपको हर जो पॉइंट है वो यहाँ पर क्या करने हैं, ध्यान रखने। इसी के साथ हमने उससे पहले हमने रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। यह है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप्स होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। ठीक है, हमने क्या देखे थे, अलग अलग प्रकार के देखे थे। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट निकला, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन किन में होता है, आपने एग्जांपल देखा। आपने कहा अगर हम ह्यूमंस का अगर एग्जांपल है तो हमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में जब आप बहुत हाई एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, आपको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। उतनी ऑक्सीजन आप इनटेक नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में जो आपका ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटने लगता है। क्या बनाएगा, एनर्जी भी रिलीज करेगा लेकिन लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है जो पेन को कॉज करता है आपके मसल्स में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे बन रही है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी जो बनेगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन में बनेगी। सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, कंपैरेटिवली कम यहाँ पर क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। क्लियर है। चलिए, अब ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके भाग आप पढ़ रहे हैं, जिसमें नॉस्ट्रल आपने पढ़ा, फेरिंक्स पढ़ा, लैरिंग्स आपने पढ़ा है। ठीक है, ट्रेकिया आपने पढ़ा है, ब्रोंकियोस एंड एट लास्ट एल्वेलाई आपने पढ़ा है। एल्वेलाई जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है मेनली। ठीक है, चलिए, अब आपने पढ़ा है एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की है कि श्वसन के कौन कौन से चरण होते हैं। ठीक है, ये एक साइकिल हमने देखी थी जो माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर हो रही है। और आपके पास एट लास्ट क्या हो गया, जब जो ग्लूकोज है वो टूटा, ठीक है, पायरुवेट में, पायरुवेट फिर से टूटता है और आपके पास क्या आ जाता है, एटीपी आ जाता है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, आपसे पूछा जाता है एनर्जी हाउस क्या है, एनर्जी हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। एनर्जी करेंसी पूछेंगे तो करेंसी आपकी क्या हो गई है, एटीपी हो गई है, क्योंकि आपको क्या मिला है, प्रोडक्ट एटीपी यहाँ पर मिली है। ठीक है, ये हमने बात की है किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। क्लियर है, यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो अब हम जो नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस होती है वो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, जिसमें आप हार्ट और हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। एक बार आप लोग डायग्राम को देख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों का हो रहा है।
यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है हमारा हार्ट, ठीक है। और आप सबसे पहले हम ये बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीज़ों का हो रहा है। हमने कहा हमारी बॉडी में सर्कुलेट क्या होता है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले नाम आता है किसका, ब्लड का। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ब्लड का जो फंक्शन है वो क्या है, चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, चाहे वो गैसेस हैं, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड है, चाहे वो हॉर्मोन्स हैं। आपने देखा होगा हमने ग्लैंड्स के बारे में बात की थी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है जो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में क्या करती हैं, सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, हमने फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, या जीएनआरएच हार्मोन यहाँ पर रिलीज हो रहा है, किसी भी प्रकार का हार्मोन रिलीज हो रहा है, अपने का ब्लड में डाल रहा है। ब्लड क्या करेगा, जहां पर उस हार्मोन की नीड है, जहां पर उसकी आवश्यकता है, वहां तक उस हार्मोन को पहुंचाने में क्या करेगा, मदद करेगा। सेम वैसे ही आपने अभी रेस्पिरेशन के बारे में हमने बात की है, और आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, हमने कहा कि गैसेस का यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है, पूरी आपकी बॉडी में गैस से क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और CO2 कलेक्ट होकर के फिर से आपके बॉडी से बाहर निकाली जा रही है। इन सब में रोल किसका, आपने कहा ब्लड का है, ठीक है। यही सेम आपने कहा कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, आपने कहा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से हर एक बॉडी पार्ट तक वो ग्लूकोज पहुंचाया जाएगा, हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक उस ग्लूकोज को पहुंचाया जाएगा। कौन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ब्लड। आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर रहा है ब्लड, डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, ब्लड करेगा, एज अ व्हीकल काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा हार्ट होता है उसका क्या काम होगा, आपने कहा। अब देखिए, आपका जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, पूरा सर्कुलेट हो रहा है। हम क्या कहते हैं, पूरा सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट का मतलब क्या है, आप देखते होंगे जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जैसे कि आप हार्ट का अगर डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर पूरा क्या था, सर्कल में, एक सर्कल में आपको एक जो फ्लो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो कैसे यहाँ पर पंप किया जाता है, जो ब्लड है हमारा वो कैसे हमारे पैरों तक भी पहुंचेगा, लेकिन हमारे जो मस्तिष्क, हमारा जो हेड वाला पोर्शन है वहां तक भी पहुंचता है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब देखते हैं कि जैसे कोई भी चीज, जैसे कि हम कहते हैं कि हमने पाइप से पानी भरना है। अब पाइप से पानी भरना है तो आप कहते हैं कि हाइट में अगर हमें पानी को लेके जाना है तो हम क्या क्या करते हैं, फोर्स में हम पानी खोल देंगे। फोर्स में जब पानी आएगा तो वो आगे की ओर उस पानी को धकेलता है। वैसा ही कुछ फोर्स चाहिए होता है हमारे ब्लड को। हमने कहा ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के नीचे तो इजिली चला जाएगा, लेकिन ऊपर कैसे आता होगा फिर। हम क्या कहते हैं, आपने जब आप बात कर रहे थे रेस्पिरेशन के बारे में, हमने क्या बात की थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका है पूरी बॉडी में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ब्लड आपके फिर लंग्स में आता है। तो ये जो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये सब जगह से आता है, आपके बॉडी के लोअर पार्ट से भी आता है, आपके पैर हो गए हैं, या आपके अपर पार्ट से भी आएगा। तो आपने कहा कि ये कैसे जो ब्लड है इसमें कोई ना कोई तो पंप लगता होगा, कोई फोर्स लगता होगा। उसमें कौन हेल्प करेगा, आपका जो हार्ट है वो यहाँ पर हेल्प करता है। आपका हार्ट करेगा क्या, यहाँ पर पंप करने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फोर्स आपके ब्लड में आता है, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर को आप नापते हैं, तो जो बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, किसकी वजह से, आपके हार्ट ने ब्लड को पंप किया उसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में, और ब्लड सेल्स के फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, हार्ट के बारे में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जिसे जैसे आप कहते हैं परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, परिसंचरण तंत्र आपका किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, आपने कहा आपका हार्ट हो गया है, ब्लड और ब्लड वेसल्स हो गई हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स, तीन प्रकार के ब्लड वेसल्स के बारे में हम बात करेंगे। हमने कहा आर्टरीज होती हैं, वेन होती हैं, और कैपिलरी होती हैं। तीन प्रकार की होती है, तीनों में डिफरेंस है, तीनों का क्या है, अपना अलग अलग फंक्शन है। देखिए मदद सारे एक ही जैसे कर, फंक्शन सबका सेम है कि ये क्या करेंगे, ब्लड को सर्कुलेट करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे, और कैपिलरी क्या होती है, आपने कहा कि जब जहां पर जैसे जो वेसल्स और जो टिश्यू होते हैं, या वेसल्स और जो सेल्स होते हैं, वहां जब गैसेस एक्सचेंज होती हैं तब वहां पर कैपिलरी पाई जाती है। ये बात हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी की थी, ठीक है। जब हमने बात की थी कि जो एल्विलाई होती है और जो ब्लड वेसल्स होती है, तो एल्विलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में गैसेस एक्सचेंज हुआ था, जहां पर आपने कहा था कि वहां पे क्या पाई जा रही है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। फिर हमने कहा था कि जो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है वो कैसी है, थिन है, फ्लैट है, जो कि क्या करेगी, एक्सचेंज करने में मदद करेगी। तो इन सारी चीजों के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे जब आप पढ़ेंगे पूरा ट्रांसपोर्टेशन को। इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लड के बारे में।
चलिए सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। आपने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। आपने कहा मनुष्य में परिसंचरण प्रणाली है या पौधों में परिवहन हो रहा है या अन्य बहुकोशिकीय जीव हैं, उन्हें मनुष्य की तरह भोजन, ऑक्सीजन आदि को नियमित रूप से क्या करना पड़ता है, उनकी आपूर्ति करनी पड़ती है। ठीक है, आपने कहा कोई भी जीव है उसे क्या करना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार की चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में किन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स भी अपने भोजन को क्या करते हैं, वितरित करते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि कौन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। तो आपने कहा कि जो जीव होते हैं उन्हें चीजों के वितरण को यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, यह कार्य संचार प्रणाली या परिवहन प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो आपको बोला गया है दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय अ सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फंक्शन होता क्या है, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, चीजों को क्या करना, वहां पे वितरित करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। परिसंचरण तंत्र की हमने बात की है, अभी आप पढ़ेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम यहाँ पर ह्यूमंस में देख रहे हैं, तो ह्यूमंस में आप बात करेंगे दोहरे परिसंचरण तंत्र के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ये तो बेसिक सी डेफिनेशन थी। अब हमने कहा कि मनुष्यों में जो परिवहन है वो किस प्रकार से होता है। आपने कहा द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि परिसंचरण तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। इट इज कम्पोज ऑफ, अब ध्यान दीजिए कि परिसंचरण तंत्र किन किन चीजों से मिलकर के बना है। इट इज कम्पोज ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन, ब्लड कैपिलरीज। यही हमने बोला था, यह हृदय, धमनियों, शिराओं और रक्त कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है यहाँ पर। आपने कहा हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स है, तीन चीजें हैं। ठीक है, ब्लड प्लेज द रोल इन द रोल ऑफ द कैरियर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि रक्त पदार्थों की वाहक की भूमिका निभाता है, यानी कि एज अ व्हीकल काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ब्लड के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो हमने कहा कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस प्रकार से होता है, तीन चीजों से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन चीजों में सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा ब्लड के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो चलती है। चलिए, सबसे पहले अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड होता क्या है। ब्लड एक प्रकार का क्या है, ऊतक है, एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है। आप जब क्लास 9th में थे तब आपने एक चैप्टर पढ़ा था टिश्यू चैप्टर, उसमें हमने देखा था प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आपने 4 प्रकार के टिश्यू पढ़े थे, जिसमें से आपने बात की थी एक प्रकार के टिश्यू की जिसका नाम था कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। उसका एक एग्जाम्पल आपके पास आता है, जो कनेक्टिव टिश्यू, उसमें आपने बोन्स पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था यहाँ पर टेंडन और लिगामेंट के बारे में। इसी में आपने ब्लड के बारे में भी बात की थी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड क्या है, एक तरल ऊतक है। ठीक है, जिसे आप संयोजी ऊतक भी कहते हैं। जो आपका ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल। क्लियर है, तो यहाँ पर हम ब्लड सेल्स के फंक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपको ये देखना है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसमें ब्लड सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, हमने कहा ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, blood is a connective tissue which play the role of carrier for various substances in the body। ठीक है, जो ब्लड है वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, जो शरीर के विभिन्न पदार्थों के वाहक की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमने बात की है ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स भी आती हैं। ठीक है, इसमें आपने का जो रक्त होता है वो दो चीजों से मिलकर के बनाता है, प्लाज्मा प्लस यहाँ पर ब्लड सेल्स। अब हमने कहा कि इसमें ज्यादा अमाउंट किसका होगा, प्लाज्मा का ज्यादा अमाउंट होता है। यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है वो अलग अलग चीजों से मिलकर के बना होता है। इसमें आपने कहा कि वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, सारी चीजें यहाँ पर क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब जो
जब हमने टिश्यू के बारे में बात की थी तो हमने कहा था टिश्यू क्या होता है, सेल से मिलकर के बनता है, कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होंगे, ब्लड सेल्स होंगे। सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा के बारे में अगर हम बात करें, blood plasma is a pale color liquid which is mostly composed of water. Blood plasma form the matrix of blood. अब हमने कहा कि जो प्लाज्मा होता है यहाँ पर, देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, हम रक्त की बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं। आपने कहा ब्लड दो चीज से मिलकर के बना है, ठीक है। अभी दो चीजें याद रखेंगे, प्लाज्मा और हमने कहा ब्लड सेल्स। इसी में आपके ब्लड प्लेटलेट्स भी आएंगे, ठीक है। प्लाज्मा जो है आपका, उसका कंपोजिशन आपको ये बोला गया कि मैक्सिमम इसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट इसमें होता है किसका, वाटर का। इसके अलावा प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो सब किसमें आते हैं, प्लाज्मा में आते हैं। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में। आपने कहा जो ब्लड सेल्स होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और इसी के साथ हम बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। एक एक करके बात कर लेते हैं। तो रक्त प्लाज्मा के बारे में आपको क्या बोला गया है, रक्त प्लाज्मा एक हल्के रंग का तरल होता है जो ज्यादातर पानी से बना होता है। रक्त प्लाज्मा रक्त का मैट्रिक्स बनाता है। अब मैट्रिक्स में जब आपने संयोजी ऊतक पढ़ा था तो आपने कहा था संयोजी ऊतक में क्या होता है, जो ऊतक होते हैं वो मैट्रिक्स में धसे होते हैं, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ऊतक का जो नेचर होगा, टिश्यू का जो नेचर होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपने कहा मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा। क्योंकि प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है। प्लाज्मा क्या है, आपने कहा तरल है, ठीक है। क्यों तरल है, क्योंकि ज्यादातर भाग इसका पानी बनाता है। यहाँ पर जो रक्त का, जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है वो प्लाज्मा होता है, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है, तरल है, इसीलिए हमें ब्लड कैसे दिखाई देता है, तरल दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है। अब आपको समझ आ जाना चाहिए ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो किस प्रकार का होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बोन होती है, बोन का मैट्रिक्स कैसा होगा, आपने कहा हार्ड होगा, रिजिड होगा, टफ होगा, तभी आपको जो बोन है वो इस प्रकार से देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ब्लड सेल्स के बारे में। आपने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसे आप आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं आप इन्हें कहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, इन्हें हम कहते हैं। आपने कहा दीज आर ऑफ रेड कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज अ पिगमेंट। अब हीमोग्लोबिन शब्द आपके लिए नया नहीं है, ये शब्द आपने पढ़ा था जब आप रेस्पिरेशन को पढ़ रहे थे। आपने कहा कि आरबीसी में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैप्चर करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। Hemoglobin readily combined with the oxygen and carbon dioxide. The transport of oxygen happens through the hemoglobin. Some part of carbon dioxide is also transported through hemoglobin. यही चीज हमने बात की थी, क्या बोला था हमने बोला था रक्त कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं और सफेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में हमने क्या बोला, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग का होता है, जो एक वर्णक है। क्या है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन और CO2 से जुड़ जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं कैसे जुड़ता है, ठीक है, क्यों जुड़ता है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भाग हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी पहुंचाया जाता है। ये तो आपने बात की आरबीसी। आरबीसी की फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में ध्यान दीजिए, आपको फंक्शन पे क्या करना है, फोकस करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की, या श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। दीज आर ऑफ पेल कलर, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। इनका जो फंक्शन होता है ये तब होता है जब आप बात करते हैं यहाँ पर इम्यून सिस्टम की, इम्यूनिटी की। तो आपने कहा कि जो यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये हल्के सफेद रंग की होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसीलिए कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस यहाँ पर पाए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं प्लेटलेट्स। आपने कहा प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। आपने कहा कि जो यहाँ पर प्लेटलेट्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, किसमें, रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती हैं। और जैसे कि हमें कभी चोट लग जाती है तो वहां पर कुछ टाइम बाद जो रक्त हमारा बह रहा होता है वो रुक जाता है, किसकी मदद से,
प्लेटलेट्स, आपने कहा प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार होते हैं। रक्त जमावट एक रक्षा तंत्र है जो चोट लगने की स्थिति में रक्त की अधिक हानि को रोकता है। ठीक है, ये हमने बात की है ब्लड की सेल्स की और ब्लड सेल्स की फंक्शन के बारे में। एक बार आप इन सारे फंक्शन को नोट करेंगे और इन्हें पढ़ेंगे। चलिए, तो इसी के साथ हमने यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स में आप क्या क्या चीजें समझेंगे, आप समझेंगे आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं और कैपिलरी, इन तीनों चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, और एट लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हार्ट, और हार्ट की क्या फंक्शनिंग होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो आपको क्या करना है, जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं, वो आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन से जुड़ी चीजें हैं वो आपकी सर्कुलेशन में भी यहाँ पे क्या आ रही हैं, काम आ रही हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे और सारी चीजों को रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।